हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नरेंद्र कुमार फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें जेईई मेंस 2019 फेज़ 1 के जो क्वेश्चन पेपर्स है उसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो ये मैंने 3 वीडियो में 11 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट और 12 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट एंड 11 जनवरी इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर्स के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर दिया। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं ये जो है 12 जनवरी जो इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, एक डाइब्रोमाइड है, विशनल डाइब्रोमाइड है। इस विशनल डाइब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड को जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाता है, यहाँ पे डीहाइड्रो ब्रोमिनेशन जो है हो जाएगा। तो एक विनाइल ब्रोमाइड बनेगा, जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप के प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक विनाइल ब्रोमाइड बन सकता है या फिर एलाइल ब्रोमाइड बन सकता है। नेक्स्ट, जब इसको आप NaNH2 के साथ इन लिक्विड अमोनिया रिएक्ट कराएंगे तो फिर और जो है डीहाइड्रोब्रोमिनेशन होगा, और उसमें भी जो है 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक टर्मिनल एल्काइन बन सकती है या फिर एक क्यूमुलेटेड इंटरनल एल्काइन बन सकती है या फिर एक क्यूमुलेटेड डाइन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा बोर्ड के थ्रू। तो ये हमारे पास में CH3 CH2 CH Br एंड CH2 Br है यहाँ पे। तो अगर हम इस ब्रोमीन को कंसीडर कर लेते हैं तो फिर इसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके हाइड्रोजन को इसके साथ हमें बाहर निकालना होगा। यू नो वेरी वेल कि एंटी एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो गई कि इस ब्रोमीन के साथ में जो हाइड्रोजन जाएगा वो ये अगर हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ से H गया, यहाँ से Br गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH Br का फॉर्मेशन हो गया। और इस ब्रोमीन के साथ में ये हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते हैं, देखिए 1-2 एलिमिनेशन होता है, तो इसलिए हम वेरियस पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं और बहुत इजी तरीके से इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेरियस प्रोडक्ट्स जो है वो क्या क्या बन सकते हैं। तो ये हमारे पास में जो है ब्रोमाइड आ जाएगा। अब इस ब्रोमाइड इसको अगर आप फर्दर रिएक्ट कराते हो, जैसे इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट स्टेप में हम NaNH2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो ये यहाँ पे अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है अगेन अब तो Br यहीं से जाएगा और कहीं से Br के जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो यहाँ से Br जाएगा तो फिर हाइड्रोजन इसके एडजेसेंट कार्बन से ही निकलेगा और वो एडजेसेंट कार्बन जो है यहाँ पर ये है। तो इससे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज अ टर्मिनल एल्काइन। अच्छा, अब अगर यहां से हम इस ब्रोमीन को रिमूव करते हैं तो हाइड्रोजन फिर इसके एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा और वो एडजेसेंट कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है हमारा ये वाला हाइड्रोजन एटम हो गया। तो इसको NaNH2 के साथ अगर हम रिएक्ट करा देते हैं तो प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H2। ये इस टाइप से ये वाला हाइड्रोजन जो है यहां से हमारा बाहर चला जाएगा। नाउ ये जो हमारे पास में कंपाउंड है इसको हम क्यूमुलेटेड डाइन कहेंगे। ये क्यूमुलेटेड डाइन जब इसके साथ रिएक्ट करेगी NH2 माइनस के कांटेक्ट में अगर आता है तो ये फिर इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकालने से यहाँ पे माइनस आएगा और ये माइनस आने से ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और इस टाइप से फिर जो हम कह सकते हैं कि ये NH3 के कांटेक्ट में आकर के एक H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा और H+ आयन एक्सेप्ट करके ये NH2 माइनस बन जाएगा। तो इट बिकम CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये NaNH2 के साथ जब भी हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे हमेशा टर्मिनल एल्काइन का फॉर्मेशन होता है इफ पॉसिबल। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर कि कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसके लिए कौन सा है। सो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। तो ये वैसे बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया है ये वेरियस पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। तो हिस्टिडीन जो है एक अमीनो एसिड है, नाइट्रोजन अमीन ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, सबके अंदर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम है, सिर्फ एक H+ की जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उनकी पोजीशंस का जो डिफरेंस है। You know very well, like amino acid exists in zwitterionic structures, in zwitterionic form, और हिस्टिडीन के अंदर एक एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप है। तो एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप होने की वजह से स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये कंप्लीटली प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब अमीनो एसिड्स की जो zwitterionic स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखोगे तो एक तो NH3+ ऑलरेडी है और एक COO- ग्रुप बना हुआ है और एक और एक्स्ट्रा अमीन ग्रुप लगा हुआ है। हिस्टिडीन के अंदर जो एक 5 मेंबर रिंग के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है, इन दोनों नाइट्रोजन के अंदर जो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होगा वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो हमें देखना है वही वाला हमारा जो मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन एटम जो है वो कौन सा है। तो अगेन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूं, फिर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास में देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लिया हमने, जो हिस्टिडीन का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो ये बेसिक ग्रुप है और ये एसिडिक ग्रुप है। तो जो भी नॉर्मल पीएच है उस पीएच पर ये ज्विटर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ज्विटर फॉर्म का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ज्विटर फॉर्म का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये इस टाइप का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। अब इस ज्विटर फॉर्म को ड्रॉ करने के बाद में इसको अगर हम pH 2 के कांटेक्ट में अगर लेकर के आते हैं, सॉल्यूशन हैविंग pH 2 स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, तो जितनी भी बेसिक साइट्स हैं वहां पर H+ का अटैक हो जाएगा। तो एक तो ये हमारी जो है वो बेसिक साइट है, ये प्रोटोनेट हो जाएगी, और दूसरा इस नाइट्रोजन के पास में भी लॉन पेयर है और इस नाइट्रोजन के पास में भी लॉन पेयर है। और ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि इस नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो कॉन्जुगेशन से डीलोकेलाइजेशन होगा एंड डीलोकेलाइजेशन मेक एन एटम लेस बेसिक एज वेल एज लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम है वो नॉट बेसिक है, दिस इज नॉट बेसिक, ठीक है। और यहां पे इसका लॉन पेयर जो है अपनी पोजीशंस पे फिक्स है, लोकलाइज्ड है, दैट मेक इट बेसिक। तो ये जो है हमारा बेसिक है। तो ये दोनों साइड्स जो है वो प्रोटोनेट हो जाएगी और इन दोनों साइड्स के प्रोटोनेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर्स बनेगा वो आप चेक कर सकते हो, वो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है, क्योंकि ये साइड्स भी जो है प्रोटोनेट होगी और ये साइड्स भी प्रोटोनेट होगी, यहाँ एक H+ लग जाएगा और ये ऑलरेडी हमारा प्रोटोनेटेड फॉर्म में। तो ये सिंपल सा जो है हमारा एक बेसिक स्ट्रेंथ का जो नॉलेज होता है उसकी टेस्टिंग है। तो इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर मेजर प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक बेंजीन रिंग है, उसके साइड चेन में एक प्राइमरी अमीन ग्रुप लगा हुआ है और एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और इसको हम 3 स्टेप्स के अंदर रिएक्ट करा रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो आप सोचिए कि इसके अंदर ओवरऑल स्टिक रिएक्शन होने से क्या हो जाएगा। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है इस रिएक्शन का। देखिए ये जो भी हमें एक कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड के अंदर एक एस्टर ग्रुप है और एक अमीन ग्रुप है। ये एस्टर ग्रुप है यहाँ पे और ये एक अमीन ग्रुप है। इसको NaNO2 और H+ के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं। तो इस NaNO2 और H+ की इस अमीन के साथ रिएक्शन होगी।
और इस अमीन के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो जो है डाईएजोटाइजेशन हो जाएगा इसका, और ये जो है NH2 ग्रुप जो है फाइनली OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप का हमारा जो रिएक्शन है, इसका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो ये एस्टर ग्रुप अभी लगा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन में एस्टर ग्रुप इंटैक्ट रहेगा, और ये CH2 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 और ये यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। अब ये हमारे पास में नेक्स्ट को अगर हम देखेंगे तो ये CrO3 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये H+ जो है वो एसिडिक मीडियम जनरेट कर रहा है। सो क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड एसिडिक मीडियम में अगर हम लेंगे तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, किसी ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप को जो है वो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये ग्रुप जो है प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल जो है ऑक्सीडाइजेबल है, तो अब यहाँ पर जो है रिएक्शन होगी, ये प्राइमरी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये जो एसिडिक मीडियम है साइमल्टेनियसली हम ये कहेंगे कि ये इस एस्टर को हाइड्रोलाइज कर सकता है। ये जो हमारा एस्टर है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये एस्टर जब हाइड्रोलाइज होगा तो यहां से क्लीव हो जाएगा, एसाइल ओ क्लीवेज टाइप की रिएक्शंस हो जाएगी। और प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारे पास में फिनॉल है, फिनॉलिक OH बन गया ये, और इस फिनॉलिक OH को यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर देखिए दो पॉसिबिलिटीज है, उस H2SO4 की प्रेजेंस में इस फिनॉलिक OH का इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वापस रिएक्शन होकर के एक एस्टर प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन ये एप्रोप्रिएट पोजीशंस पे नहीं है, इसलिए इंट्रामोलिकुलर एस्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनेगी, और पोजीशंस जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। बेंजीन रिंग पर अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो रिमेंबर वो एडजेसेंट पोजीशंस पर अगर ग्रुप है तभी हम बना सकते हैं, अदरवाइज इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस से हमारा मेजर प्रोडक्ट जो ऑब्टेन नहीं होगा। तो अब ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले OH को रिमूव कर देगा। किसी भी OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप हीट करोगे तो वो OH बाहर ही निकल जाएगा, एक कैटायनिक स्पीसीज टाइप की जनरेट हो जाएगी, और यहां से बाहर निकलने से ये एक यहां पे प्लस आ जाएगा, और प्लस आने से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप क्रिएट हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बन गया है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो है ये यहां पे जो बेंजीन रिंग है ये न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसको और न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है। इसको और न्यूक्लियोफिलिक बना रहा है। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई एक इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप की रिएक्शन होने जा रही है, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप की रिएक्शन होने जा रही है। तो वो तो जो इसकी नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशन है वहीं पे जाके अटैक करेगा, और नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशंस तो एक तो ये हो गई है, और दूसरा जो नियरेस्ट पॉसिबल पोजीशंस को अगर हम देखेंगे तो वो ये हो जाएगी। बट यहाँ पे जैसे पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, पिछले क्वेश्चंस के अंदर किसी वीडियो के अंदर, कि दो ग्रुप्स के बीच में तीसरा ग्रुप स्टेरिक रीजन की वजह से एंटर नहीं कर पाता है, तो इस पोजीशंस को हम रूल आउट कर देंगे, इसका यहाँ पे अटैक कराएंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। चेक कर लेते हैं रिंग की अप्रोप्रिएट साइज क्या है। तो ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, ये फोर्थ एटम है, और ये फिफ्थ एटम है। तो एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस 5 मेंबर रिंग के फॉर्मेशन से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये यहां पे आ गया हमारा, ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, हो सकता है कि कोई किसी के दिमाग में ये क्लिक नहीं करे कि इस H+ की वजह से ये एस्टर जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप हाइड्रोलाइज नहीं करते हो तो इस स्टेप्स के अंदर तो आपको हाइड्रोलाइज करना ही पड़ेगा। देखिए आपने इस OH ग्रुप को यहाँ से प्रोटोनेट करके रिमूव कर दिया है, तो फिर यहाँ से ये जो एसाइल ग्रुप होगा वो भी डिटैच होगा ही होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करने से डिटैच होगा ही होगा, निकलेगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे आकर के हटा ही देंगे इसको। तो प्रोडक्ट जो बन रहा है हमारे पास में वो ये है, देखिए आप अपने ऑप्शन में कि ये कहां पर है। तो
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हमारे पास में बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा, कीटोन होगा और एक बेंजीन रिंग पे OH लगा होगा। तो ऐसे दो ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 1 में जैसे मैंने कहा था कि ये यहां पे जब अटैक करेगा तब जाकर के आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन स्टेरिक रीजन की वजह से ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसी को मेनली कंसिडर करेंगे, एडजेसेंट पोजीशन पे ही अटैक होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, aldehyde which will not form Grignard product with one equivalent of Grignard reagent। Grignard reagent का एक इक्विवेलेंट है और इसके साथ में एक एल्डिहाइड को अगर रिएक्ट कराते हैं हम तो Grignard प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है, Grignard प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एल्डिहाइड है हमारे पास में, इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई और रिएक्टिव साइट है, और ये रिएक्टिव साइट मोस्टली जो है वो कोई एक एसिडिक हाइड्रोजन एटम टाइप का ग्रुप होता है, उसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। तो Grignard प्रोडक्ट जो होता है एल्डिहाइड के साथ, वो एक एडिशन प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बन रहा है। तो अगर कहीं पे भी जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में जो सिचुएशन आई है कि एक एल्डिहाइड है दैट विल नॉट फॉर्म Grignard प्रोडक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ Grignard रिएजेंट, तो Grignard रिएजेंट का जो रिएक्टिविटी है किसी एसिडिक हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में डेफिनेटली एक Grignard प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है। लेकिन आप बी ऑप्शन को देखते हो तो उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है Grignard रिएजेंट को डिकम्पोज कर देगा, एसिडिक हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे, तो एसिड बेस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। तो बी में वन इक्विवेलेंट Grignard रिएजेंट के साथ Grignard प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली आप डी ऑप्शन को देखोगे तो उसमें भी एक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बट ये थोड़ा माइल्ड एसिड टाइप का है, मैं यहाँ पे अल्कोहल की तरफ से माइल्ड एसिडिक की तरह कंसीडर करूंगा। बी में डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ उसका OH, और डी के अंदर अल्कोहलिक OH लगा हुआ है, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो किसी भी कंपाउंड का OH अगर है, एक्सेप्ट NaOH का OH अगर हम देख लेते हैं, तो किसी भी कंपाउंड के OH को Grignard के कांटेक्ट में अगर लेकर के आएंगे तो Grignard डिकम्पोज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि Grignard रिएजेंट को हमें मॉइस्चर से दूर रखना चाहिए। इसकी सारी रिएक्शंस हम एक इनर्ट सॉल्वेंट ड्राई ईथर के अंदर कराते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज करेंगे वो ऑप्शन हैविंग बी एज वेल एज डी। तो बी और डी जो हमें नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। तो इजी सा क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू मोनोमर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, वेल नॉन पॉलीमर है, और ये जो नाइलॉन 66 के अंदर जो दो डिजिट्स नजर आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इनके जो मोनोमर्स है, यू नो दैट नाइलॉन 66 एक कोपॉलीमर है, दो अलग अलग टाइप के मोनोमर्स से बनेगा। नाइलॉन 6 जो है वो एक होमोपॉलीमर होगा। तो यहाँ पे दो मोनोमर होंगे, और दोनों मोनोमर में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी दोनों के अंदर। तो आप चूज कर सकते हो कि यहाँ पे, और जो मोनोमर्स होंगे उसमें बाई फंक्शनल मोनोमर्स होंगे, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक डाइअमीन होगा, दोनों में जो है 6 कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 को अगर देखिए तो 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है लेकिन 4 कार्बन का डाइअमीन है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो 8 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और 4 कार्बन की जो है, इन सबसे नाइलॉन बनेगा, लेकिन उनकी नेमिंग अगर आप करेंगे तो वो सब नाइलॉन 66 नहीं होंगे। फर्स्ट वाले से जो नाइलॉन बनेगा वो 64 होगा, सेकंड वाले से जो नाइलॉन बनेगा वो 84 होगा, और थर्ड ऑप्शन में अगर देखेंगे तो 6 कार्बन की लॉन्ग चेन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और 6 कार्बन की लॉन्ग चेन का एक डाइअमीन है। तो ये एक अप्रोप्रिएट आंसर हो गया हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14। इसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये हमारे पास में एक अनसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन है, और अनसेचुरेटेड साइक्लिक कीटोन के अंदर ये जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो कीटोनिक डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो कोई भी कॉन्जुगेट एडिशन की पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल सा हमें पता है कि NaBH4 जो है इथेनॉल एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है। NaBH4 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड
एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर देता है। NaBH4 जो है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, जो इमाइन टाइप का रिडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम देखेंगे तो एल्डिहाइड का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कीटोन का कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इमाइन का जो कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉनिकली सिमिलर है, तो इसलिए इनकी जो रिएजेंट्स के साथ जो रिएक्शन होगी वो भी आइडेंटिकल टाइप की रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें मेजर प्रोडक्ट चूज करना है, तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो एक अनसैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो अनसैचुरेटेड सेकेंडरी एल्कोहल आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 3 with respect to potassium ions that are abundant within the cell fluid is are। अब इसका डायरेक्टली कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन आ गया है कलेक्ट करते समय। आई डोंट नो क्यों आ गया, मे बी हो सकता है कि ये ऑप्शन के अंदर ग्लूकोज नजर आ रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट समबडी कंसिडर इट रिलेटेड विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Some of the part is related with the organic chemistry. Anyway, let's try to find out which of the following statements are correct among 1 to 3 with respect to potassium ions that are abundant within the cell fluid. They activate many enzymes. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये आपको एस ब्लॉक आप पढ़ेंगे तो उसमें सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम गिवन होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड पास्ट ईयर में आ चुके हैं, मेंस के एग्जाम्स में और भी एक्सपेक्टेड है, तो इसको आप एक बार रिवाइज करना। So they activate many enzyme, ये true है। They participate in the oxidation of glucose to produce ATP, ये भी एक true statement है। Along with sodium ions, they are responsible for the transmission of nerve signals, ये भी एक true statement है। एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जिससे बहुत सारे नर्व सिग्नल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, सॉरी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम कहेंगे कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द पोटेशियम आयंस प्रेजेंट इन सेल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्टेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहां पे एक ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है और 3 डिग्री हैलाइड टाइप का एक टाइप से, और इसको NaOET के साथ हीट किया जा रहा है। किसी भी ऑर्गेनिक हैलाइड को अगर हम NaOET के साथ हीट करेंगे तो इलिमिनेशन हो जाएगा, और ये इलिमिनेशन 1-2 इलिमिनेशन होगा, बीटा इलिमिनेशन होगा। मींस जिस कार्बन से आप हेलोजन रिमूव कर रहे हैं उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी अगर होगी, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि भैया हम हाइड्रोजन कहां से रिमूव करेंगे, तो आपको मेजर प्रोडक्ट जो है वो सेडजर्स रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। और सेडजर्स रूल को अप्लाई करते समय एक चीज और ध्यान रखनी है कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक डबल बॉन्ड पहले से है, किसी भी टाइप का डबल बॉन्ड है, वो अगर डबल बॉन्ड मतलब किसी एल्कीन का हो सकता है, या पाई बॉन्ड किसी एल्काइन का हो सकता है, या किसी कीटोनिक ग्रुप का, एस्टर ग्रुप का, किसी भी टाइप के फंक्शनल ग्रुप का मल्टीपल बॉन्ड अगर पहले से है मॉलिक्यूल के अंदर और एक और मल्टीपल बॉन्ड बनने जा रहा है, तो हो सकता है कि जो न्यू डबल बॉन्ड बनने जा रहा है वो एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ सकता है। तो कॉन्जुगेशन में अगर आ सकता है तो आ जाएगा, डेफिनेटली रेजोनेंस होगा और स्टेबिलिटी मिलेगी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में मेनली जो हमारा एम्फेसिस होता है वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाना होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा कार्बन है जहां से हेलोजन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन चला जाएगा। तो ऐसे से 2 केसेस है, एक CH3 वाला H जा सकता है, उससे आपका ऑप्शन नंबर ए में जो क्वेश्चन गिवन है वो आंसर हो सकता है, और जो CH2 CH3 वाला जो टॉप मोस्ट इथाइल ग्रुप है उसका एक हाइड्रोजन जा सकता है, तो ये डबल बॉन्ड बन सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि हमें क्या कराना है, एलिमिनेशन कराना है, सब्स्टिट्यूशन नहीं कराना है। ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 में जो 2 स्ट्रक्चर्स गिवन है ये सब्स्टिट्यूशन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले स्ट्रक्चर्स हैं। और सब्स्टिट्यूशन जो है मेजर हो ही नहीं सकता 3 डिग्री हैलाइड में हाई टेम्परेचर पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो बेस्ट चॉइस हो गया हमारा चॉइस नंबर 2। Next come to question number 20. The increasing order of reactivity of the following with lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride H- प्रोवाइड करेगा। H- एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्गर एंड बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बड़ा। H- जो होता है साइज में बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट टू आयोडाइडाइन, आयोडाइडाइन इज द बिगेस्ट एनाइन, आफ्टर दैट इट इज द H-। देखने में लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, बट चेक करोगे आप इसकी
जो आयोनिक रेडियस है उसको आप चेक करोगे तो बहुत लार्ज वैल्यू नजर आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास में एक हम ऐसे चेक कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आप चेक करिए, मैं तब तक स्ट्रक्चर बना लेता हूं। तो इस क्वेश्चन को जस्ट हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास में कोई भी एक एसिड डेरिवेटिव है, इस एसिड डेरिवेटिव को हम हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये जो हाइड्राइड आयन है एज ए न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो इस कार्बन पे हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड हमारा यहां से ब्रेक होगा। तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है और इस इंटरमीडिएट के अंदर फिर जब ये यहां पे शिफ्ट करेगा तो Z माइनस यहां से रिलीव हो जाएगा। इस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा और फर्दर इसका रिडक्शन होकर के ये एक प्राइमरी अल्कोहल टाइप के ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेजरली अगर हम देखेंगे तो सभी स्ट्रक्चर्स के अंदर Z के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक बार वापस से आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आपको नजर आएगा फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो Z है हमारा NH2 है, सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर जो Z है वो OCS3 है, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो Z है वो Cl है और नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो Z है वो एसीटेट ये ग्रुप है OCO-C2H5 प्रोपेनोइड ग्रुप हो जाएगा। तो इसका एक रेजोनेंस इफेक्ट भी लगेगा यहाँ पे। तो रेजोनेंस इफेक्ट से इसकी जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ओवरऑल हम कहेंगे कि Z का जो बॉन्ड है C के साथ वो ब्रेक हो रहा है, तो इसका स्ट्रेंथ जो है रेजोनेंस की वजह से चेंज हो रहा है। तो यहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी और यहां पे रेजोनेंस होने के लिए इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, स्मॉल इन साइज होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहां पे देखिए कि ये Z माइनस यहां से बाहर निकलेगा, Z माइनस यहां से बाहर निकलेगा, तो ये Z माइनस जो है हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप है, तो हम कहेंगे कि ये एक गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तभी रिएक्शन इजीली प्रोसीड करेगी। गुड लिविंग ग्रुप होने के लिए एक वीकर बेस होना चाहिए, वीकर बेस और वीकर कॉन्जुगेट बेस बिहेव एज ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये जो वेरियस ग्रुप्स रिलीज होंगे इनको अगर हम देखेंगे तो एक Cl माइनस होगा, फिर ये C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस रिलीज होगा, फिर यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये मिथॉक्साइड आयन रिलीज होगा और फिर NH2 माइनस आयन जो है वो रिलीज होगा। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स को अगर हम देखते हैं तो Cl माइनस का जो एसिड है वो HCl है और इस प्रोपेनोएट आयन का जो एसिड है वो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ये मिथेनॉल हो जाएगा और ये अमोनिया हो जाएगा इसके लिए। तो इनमें से स्ट्रांगली एसिडिक ये है, तो ये वीकेस्ट बेस हो गया, सो गुड लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये मोस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे कम रेजोनेंस होगा, बिगेस्ट इन साइज होगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव अ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म p pi बॉन्ड। आफ्टर दैट जो गुड लिविंग ग्रुप होगा वो इस स्ट्रॉन्गर एसिड का वीकर बेस हो जाएगा, तो दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ये स्मॉलेस्ट इन साइज और जो है हमारे पास में व्हाट वी कैन से मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नाइट्रोजन होगा। तो नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो अगेन देखिए ए की रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी, आप अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। और जो हमारा बी है वो इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी वाला होगा। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो जहां पे भी ये हमें ऑप्शन मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए लीस्ट रिएक्टिव है एंड सी मोस्ट रिएक्टिव है, ए बी डी सी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है मेजर प्रोडक्ट इन दी फॉलोइंग कन्वर्जन, एक कन्वर्जन गिवन है, मतलब रिएक्टेंट गिवन है और एक्सेस ऑफ HBr के साथ हीट कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड को आप नोटिस करेंगे तो इसमें दो रिएक्टिव साइट्स आ गई, एक जो हमारे पास में फिनाइल ईथर वाला जो पार्ट है, मिथाइल फिनाइल ईथर वाला पार्ट हो गया, और एक डबल बॉन्ड वाला जो पार्ट है। तो इन दोनों पर जो है HBr की रिएक्शन हो सकती है। और यहां पे जो हम HBr के साथ इसको हीट भी कर रहे हैं, तो हीट करने से रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा हो जाती है। तो फिनाइल ईथर्स जो हैं वो किसी एसिड के कांटेक्ट में अगर आते हैं तो रेडीली क्लीव हो जाते हैं,
ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा HBr है, उस HBr के साथ रिएक्शन को अगर देखेंगे तो एक तो ये रिएक्शन साइट है जहां पे जो है हमारा HBr अटैक कर सकता है, बिकॉज ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक साइट पर HBr के H+ का अटैक हो सकता है। और इसमें भी कहां अटैक होगा, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का एक मीजोमेरिक इफेक्ट लगेगा बेंजीन के पाई बॉन्ड का, उसकी वजह से ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो Br- जो है वो इस पोजीशन पर हिट करेगा, Br- इस पोजीशन पे आ जाएगा, H+ इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम HBr का अटैक अगर कराएंगे तो H वहां जाएगा और Br यहां जाएगा। फिर इस पोजीशंस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो है लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, तो ये जो है लोन पेयर ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो Br जो है CH3 के पास चला जाएगा। एक यहाँ पे भी रिएक्शन होगी। तो ये दो पॉसिबल साइट्स हैं। एक्सेस ऑफ HBr के साथ हीट करने से सारे ईथर्स जो है हॉट एसिड के कांटेक्ट में अगर आएंगे तो वो क्लीव हो जाते हैं, स्पेशली जो है H2SO4, HBr, HI। तो ये फिनाइल ईथर तो रेडीली क्लीव हो जाएंगे और फिनॉल बन जाएगा। और यहाँ पे जो है हम सिंपल सा कहेंगे कि मार्कोनिकॉव टाइप एडिशन हो गया है और ये प्रोडक्ट बन गया है। तो इसको चेक करिएगा आपकी स्क्रीन पे कहाँ नजर आ रहा है, ये किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये जो फिनॉलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर Br की पोजीशंस रॉन्ग है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 24 एंड 30 एक साथ ही है। द कंपाउंड दैट इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से आ गया है, तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं इसलिए ये यहाँ पे आ गया है। तो देखिए ओजोन एक मेजर कंपोनेंट है फोटोकेमिकल स्मोक का, ये हमारा पैन हो गया, पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है that is not the major component of photochemical smoke and it is not related with the formation of photochemical smog or classical smog. It is mainly related with the depletion of ozone layer. तो जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द कंपाउंड दैट इज नॉट ए कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। एक्रोलिन इज ए कॉमन कंपोनेंट। नेक्स्ट देखिए इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, इसका मेजर प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए आप कि इसके अंदर एक एल्कीन है, मूर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, इसको हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो मार्कोनिकॉव टाइप एडिशन करना चाहिए। बट मार्कोनिकॉव एडिशन के अंदर जो अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो हमें उसको कंसिडर कर लेना चाहिए। तो पहले आपको जस्ट मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग H+ का अटैक कराना चाहिए, उसके नेगेटिव पार्ट का अटैक नहीं कराना चाहिए। और H+ का अटैक कराने के बाद में एडजेसेंट कार्बन पे आपको प्लस लगा देना चाहिए। जहां आप माइनस का अटैक कराने वाले हो वहां पे जस्ट अभी प्लस बनाइए, चेक करिए क्या ये कार्बोकेटाइन जो बना है वो रीअरेंज होगा या नहीं होगा। अगर वो रीअरेंज होगा तो रीअरेंज करके फिर उसके अंदर जो न्यू लोकेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, वहां पे हमें नेगेटिव पार्ट का अटैक कराना है। तो इसके अंदर तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये हम एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारा डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, इस डबल बॉन्ड वाले पार्ट पर HCl के H+ का अटैक हो जाएगा। तो ये जो हमारा HCl का जो H+ होगा वो उसी कार्बन पे जाके अटैक करेगा। क्यों करेगा आप समझ सकते हो, जैसे मार्कोनिकॉव रूल कहते हो आप कि क्योंकि ये इसका रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा तो ये यहां आएगा। तो इतना होने से एक जो हमारा फर्स्ट कार्बोकेटाइन बनेगा ये कार्बोकेटाइन बन गया।
जैसे वैसे ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो जो भी आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है उसको उसके एडजेसेंट कार्बन पे ट्रांसफर करके देखिए कि अगर यहाँ होता तो उससे ज्यादा स्टेबल बन सकता था या नहीं बन सकता था। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ आ सकता है, या फिर रिंग का जो बॉन्ड है ये जा सकता है। तो 2 पॉसिबल केसेस है, हाइड्रोजन को शिफ्ट करा सकते हैं या रिंग का जो बॉन्ड है उसको शिफ्ट करा सकते हैं, कि रिंग का बॉन्ड तोड़ के वहां बना देते हैं तो प्लस हमारा जो है यहाँ आ जाएगा। तो रिंग का बॉन्ड अगर ब्रेक करके वहां जाते हैं तो डिग्री की टर्म्स में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो एक 2 डिग्री टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मैं रिंग को ब्रेक कर रहा हूं और रिंग को ब्रेक करके वहां बना रहा हूं, तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये यहां से ब्रेक होकर के वहां बन गया। तो जहां पे भी ये हमारा बॉन्ड फॉर्म हो गया, नंबरिंग के बेसिस पे देख लेते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एटम है न्यू रिंग का, ये सेकंड एटम होगा, ये थर्ड एटम होगा, ये फोर्थ एटम होगा, ये फिफ्थ एटम होगा और ये सिक्स्थ एटम होगा न्यू रिंग का जो फॉर्मेशन हो गया है। तो ये फिफ्थ एटम है, ये सिक्स्थ एटम है, ये 4 है, ये थर्ड है, ये 2 है और ये 1 है। तो जो फर्स्ट कार्बन है वहां पर 2 CH3 लगे रहेंगे और सेकंड कार्बन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि भाई ये तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन था और अब जो है ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया है, लेकिन यहां पे जो हमारा रिंग है वो 5 मेंबर रिंग है और यहां पे जो रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है। तो स्ट्रेन जो है वो रिलीव हो गया, इसलिए ये जाएगा। लेकिन ये जैसे ही जाएगा, ये जैसे ही बनेगा तो एक स्टेप और आगे ये रीअरेंज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा ही आएगा, सो दैट इट बिकम 3 डिग्री। तो इसका मतलब है इसकी लाइफ जो है वो बहुत कम लाइफ होगी, वेरी स्मॉल हाफ लाइफ, वेरी स्मॉल हाफ लाइफ। मतलब इमीडिएटली ये जो है रीअरेंज हो जाएगा इसके अंदर, सॉरी इमीडिएटली ये इस टाइप के कार्बोकेटाइन में रीअरेंज हो जाएगा। इट कांट रिमेन इन दिस फॉर्म। अब जो भी Cl- आकर के अटैक करेगा वो इस पर आकर के अटैक करेगा। तो इस पर Cl- जब आकर के अटैक करेगा तो जो हमारा प्रोडक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। अगर हम रिंग एक्सपेंशन को कंसिडर कर रहे हैं तो मेजर प्रोडक्ट जो है ये होगा। आप चेक करना है हमें कि हमारे ऑप्शन में ये मेजर प्रोडक्ट है या नहीं है। और अगर हाइड्राइड शिफ्ट हम कराते हैं तो हाइड्राइड शिफ्ट के अंदर जो है सिंपल सा H को हम शिफ्ट कर देते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि ये हाइड्राइड शिफ्ट हमें कराना चाहिए, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट कराने से 3 डिग्री बनेगा और 5 मेंबर रिंग ही रहेगी। इस 3 डिग्री के अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम देखते हैं तो 2n2 4n1 5 ही अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। 3 डिग्री 5 मेंबर्ड एंड 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये 3 डिग्री है, 3 और 3 6 एंड 1 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये हम कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ 6 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग। बट जब आप यहां से यहां जाते हो तो फिर इससे प्रोडक्ट हमारा बनेगा ही नहीं, इसकी लाइफ बहुत कम है। इमीडिएटली ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इमीडिएटली ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। या फिर जो है हमें अगर कोई प्रोडक्ट कंसिडर करना चाहिए तो एक ये भी कंसिडर करना चाहिए, इसकी एक सिग्निफिकेंट लाइफ होगी। तो इसकी जो भी एक सिग्निफिकेंट लाइफ है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक ये प्रोडक्ट भी बन रहा है हमारा। तो अब अपने स्क्रीन को चेक करिए और देखिए कि यहाँ पे कौन से ऑप्शंस जो है हमें नजर आ रहे हैं। मैं इस हाइड्रोजन को लगा देता हूं सो दैट इजीली नजर आएगा जिसको ढूंढना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन बने हुए क्वेश्चन के अंदर उसमें किसी में भी ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। इसका एक ऑप्शन बनाया हुआ है लेकिन ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसकी लाइफ बहुत कम होगी। ये अगर बना है तो इमीडिएटली ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फिर Cl- यहीं पे अटैक करेगा। तो ये नहीं गिवन है, ये गिवन है, इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, इसको कंसिडर नहीं करना है, इससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा। और ये तो बन ही नहीं रहा है, तो फिर जो प्रोडक्ट अगर बनेगा तो ये बनेगा, नो डाउट ये मेजर होगा। आफ्टर दैट दिस वन इज द मेजर। तो इस टाइप से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 24 और 30 हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।